ड्रॉ कीजिए सेपरेटली। क्या है, ब्लॉक का देखिए तो सही है ड्रॉ किया हुआ। एक तो वेट लगेगा mg नीचे, और टेंशन ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी एंड पैरेलल टू द स्ट्रिंग। टेंशन ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी एंड पैरेलल टू द स्ट्रिंग। ये हो गया ब्लॉक का। व्हाट अबाउट पुल्ली? तो पुल्ली को स्ट्रिंग कहाँ पे लिफ्ट कर रहा है, किस किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। अब पुल्ली को स्ट्रिंग कैसे लिफ्ट करेगा? टेंजेंशियली लिफ्ट करना, छोड़ना, वहाँ से उसका कांटेक्ट खत्म, राइट। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिंग और पुल्ली आपस में कांटेक्ट में है। तो मैंने बोला था कि पुल्ली के साथ स्ट्रिंग, पुल्ली पे स्ट्रिंग के वजह से जो फोर्स लगाएंगे, तो हम लोग उस पॉइंट को गौर करेंगे जहाँ पे वो कांटेक्ट को लिफ्ट कर रहा है, करेक्ट। और उस जहाँ पे लिफ्ट करेगा उसका टेंजेंशियली टेंशन दिखाएंगे। तो पुल्ली को स्ट्रिंग कितना पॉइंट पे कांटेक्ट छोड़ रहा है, लिफ्ट कर रहा है? तो वहाँ से टेंजेंशियली कैसे होगा, आपको दिमाग में आ गया? और टुवार्ड्स या वे? और अप्लाई और कॉमन सेंस, इस स्ट्रिंग में स्ट्रेचिंग टेंडेंसी रहेगा या नहीं रहेगा ड्यू टू वेट? कुछ हैंग किया हुआ है ना भाई, राइट। तो अब इसलिए स्ट्रेचिंग टेंडेंसी, उसमें थोड़ा स्ट्रेचिंग रहेगा। जब तक स्ट्रिंग में स्ट्रेचिंग नहीं रहेगा तब तक वो टेंशन लगाएगा, तब तक उसमें टेंशन का पावर नहीं रहेगा, करेक्ट है ना। तो एक फोर्स ऐसे रहेगा, और जब तक पुली और स्ट्रिंग के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे तब तक क्या मानिएगा? आइडियल स्ट्रिंग और आइडियल पुली। तो देखिए, तो ये पुली पे ड्यू टू स्ट्रिंग फोर्स का डायग्राम सही दिखाया गया है। तो पुली पे जो स्ट्रिंग फोर्स लगा रहा है वो सेम फोर्स या डिफरेंट फोर्स? डिफरेंट फोर्स, मैग्नीट्यूड सेम। आप लोग भूल जाते हैं कि फोर्स स्केलर क्वांटिटी है, नहीं? मैंने उल्टा बोल दिया। फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड बाय स्ट्रिंग ने सेम फोर्स लगाया, राइट, बट डायरेक्शन वाइज क्या है? देखिए कितना छोटा ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को फंसा दिया जा सकता है, नहीं? ऐसे ऑब्जेक्टिव रहेगा, फोर्स ऑन पुली ड्यू टू स्ट्रिंग एट टू गिवन पॉइंट ए एंड बी आर सेम। इसको ये दे दिया जाएगा, इसको बी, और आंसर ऑप्शन रहेगा ट्रू है या फॉल्स है। ये फॉल्स हो जाएगा ना, मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन डिफरेंट है। तो बी केयरफुल, करेक्ट। जो चीज़ आसान रहता है उसमें मिस्टेक होने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो देखिए, तो फ्री बॉडी डायग्राम सही है। पुली के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे तो क्या मानना है? देन अब बताइए सही है या गलत है? ये पार्थ प्रतिम से क्वेश्चन है, और आंसर नहीं दीजिएगा तो आपको -5 मार्क्स कर दूंगा नेक्स्ट टेस्ट में। सेम क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ ऋचा राय की तरफ, 5 मार्क्स कट जाएगा। आप बोलिए, पुली का डायग्राम सही है गलत है? सोचना पड़ेगा थोड़ा। हाँ ठीक है, देखिए आप भी आंसर दे सकते हैं। और मैकेनिक का आंसर देने के लिए आप डे टू डे लाइफ समझिए कि डे टू डे लाइफ में आपके घर में ऐसा कोई अरेंजमेंट किया रहता, उसके अकॉर्डिंग मैकेनिक्स में जो भी हम लोग काम करते हैं वो डे टू डे लाइफ का चीज़ों का एक्टिविटी है, राइट।
सही है गलत है? सही सही सर गलत है सर। और एक जगह में कांटेक्ट है, उसमें भी फोर्स लगेगा। वेरी गुड, अब बच गए। एक्चुअल में वेक्टर में पढ़ाए थे ना, वेक्टर में पढ़ाए थे कि दो फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है तो उसका रिजल्टेंट उसका एंगल बाइसेक्टर से पास करेगा। तो इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है भाई, तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे इंटरसेक्शन करेगा। इसका मतलब मेरा टेंशन, पुली पे टेंशन का जो फोर्स है वो ऐसे लग रहा है, बोलिए हाँ। तो इसका रिजल्टेंट तो रहेगा बिल्कुल इसका बीचों बीच, और ये रहेगा T√2 पैरेललोग्राम लॉ से a² + b² + 2ab cos 90 √ओवर। तब तो पुली को इधर खींच के आना चाहिए था, बोलिए हाँ, राइट। बट आ रहा है क्या? कौन रोक के रखा होगा? यहाँ पे जो एक्सेल लगा हुआ है, बोलिए एक्सेल। साइकिल में लगा रहता है ना एक्सेल, इसमें बॉल बेरिंग छोटा छोटा लगा रहता है। सिर्फ साइकिल चलाए हैं, उसका देखे नहीं है, जब पंचर होता है या उसमें गोली जो रहता है बॉल बेरिंग छोटा छोटा, वो ख़राब हो जाता है, घिस जाता है, तो हम लोग चेंज कराने जाते हैं, उसमें ग्रीस वगैरह लगा के फिर से फिट किया जाता है एक्सेल पे, राइट। उसी के अराउंड वो घूमता है, दैट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, करेक्ट। तो भाई यहाँ पे इसका मतलब इसको रोक, इस पुली को इधर आना चाहिए था, बट ये नहीं आ रहा है। कौन रोक के रखा होगा? वो एक्सेल, राइट। तो वो एक्सेल क्या करेगा? इस पर एक फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन पुली ड्यू टू व्हाट? एक्सेल। अब हुआ करेक्ट नहीं? तो बताए थे कि फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए उसको ड्रॉ करना है, और बाकी जितना उसको छोड़ कर रहेगा सबको उसके लिए एक्सटर्नल फोर्स हो गया, करेक्ट। तो यही तो क्वेश्चन पूछा हुआ है जेईई मेन का ऑब्जेक्टिव, फोर्स ऑन पुली ड्यू टू एक्सेल, फोर्स ऑन पुली ड्यू टू व्हाट? तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम ही ड्रॉ नहीं आएगा, तो आप तो इसको छोड़ ही दीजिएगा, तो निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या सीख रहे हैं? हाउ टू ड्रॉ द फ्री बॉडी। अब बोले ये सही है गलत है? गलत था ना, ये एक्सेल में फिट था, करेक्ट। वही तो इसको रोक के रखा था, नहीं रोक के रखता तो पुली गिर जाता। किधर गिरता? नीचे, रिजल्टेंट टेंशन की तरफ, राइट। रिजल्टेंट क्यों नहीं शो कर रहा है? क्या बोले? रिजल्टेंट क्यों नहीं दिखा रहे मतलब किसका? पुली का लो टेंशन का रिजल्ट? नहीं, तब अब वहाँ पे ये पॉइंट है, ये पॉइंट सब एक्सटर्नल एजेंट है, इसलिए मैंने इसको ऐसे दिखाया, टेंशन टेंशन जितना जगह पॉइंट पे कांटेक्ट में है, ठीक है। ये तो जस्ट मैंने दिखाया कि अगर ये नहीं रहता, ये फोर्स नहीं लगता, तो ये पुली क्या यहाँ पे हैंग किया हो रहा था या इस डायरेक्शन में आ जाता। उसको रोक के कौन रख रहा है? जिसे पुली फिटेड है। और किस में वो पुली फिटेड है? एक्सेल में। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ गया? ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1, M2, M3 सेपरेटली। मतलब ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1, M2 एंड पुली सेपरेटली।
और अगर मैं सरफेस के लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देता हूँ तो खुद से रफ सरफेस मानना है या फ्रिक्शनलेस? मैंने क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोला रहेगा तो आपको फ्रिक्शनलेस सपोज करना है, ठीक है। और आर के सर का कोई भी क्लास मिस नहीं करेंगे, वो सेकंड टर्म का है। और सेकंड टर्म का क्वेश्चन बैंक ऑप्शनल है, बट आपको रखना चाहिए अपने पास। कैटलिस्ट में अवेलेबल है, जो आपको हो सकता है कि फाइनल एग्जाम में सीबीएसई का प्रेशर हो और उसी करिकुलम को फॉलो किया जाए, तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी का सेपरेटली क्वेश्चन बैंक सेकंड टर्म के लिए 11th के लिए कलेक्ट कर लीजिएगा। 12th में आइएगा तो 12th का तो लेना ही पड़ेगा। और जो उस क्वेश्चन बैंक में रहेगा उसी को मैं आर के सर से सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। देख तो सही है। और कौन सा फोर्स? टेंशन। नहीं करना है, ये बहुत बार मैं बोला हूँ। कंपोनेंट ब्रेक कीजिएगा तो इनफाइनाइट कंपोनेंट होता है। किधर ब्रेक करें? किसी भी वेक्टर का कितना कंपोनेंट, किधर ब्रेक करें बताइए। कन्फ्यूजन है ना? तो सर फिर दिखाया क्यों रहता है? तो दिखाया रहता है ऐसे और ऐसे अकॉर्डिंग टू माय रिक्वायरमेंट। अगर मैं कल के डेट पूछूंगा कि फाइंड द एक्सेशन ऑफ M2, तो ठीक है, मेरा M2 का मोशन इस डायरेक्शन में होगा, तो मेरा रिक्वायरमेंट इधर ब्रेक करना, तो मैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ब्रेक करूँगा। बट अभी तो मेरा रिक्वायरमेंट है नहीं, तो फ्री बॉडी डायग्राम में आपको जो नेट फोर्स लग रहा है उसको दिखाना है। तो ये mg किधर लगता है? नीचे की तरफ। ये सब चीज़ आप सीखिएगा जब स्टैंडर्ड बुक को फॉलो कीजिएगा तो, ठीक है। चलिए, M1 का क्या कौन कौन सा फोर्स? एंड फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पुली पुली को स्ट्रिंग कौन कौन से पॉइंट पे लीव कर रहा है स्टूडेंट? 2 पॉइंट पे। देख तो सही है। ड्यू टू स्ट्रिंग। अब यहाँ पे आपका आइडियल पुली नहीं है, हैविंग सम मास मैंने मेंशन कर दिया है, तो एक M3G भी लगेगा। और कोई फोर्स? एक्सेल फोर्स ऑन पुली ड्यू टू व्हाट? करेक्ट। अब एक्सेल का एग्जैक्ट डायरेक्शन हम लोग को निकालना पड़ेगा, जो बाद में निकालेंगे डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। ठीक है ना? फर्स्ट,
हाँ वो स्ट्रिंग है। यह स्ट्रिंग है। Tension always acts away from what? Body towards and parallel to the string. आपने जो टेंशन दिखाया पैरेलल है परपेंडिकुलर है। टेंशन स्ट्रिंग किस पॉइंट पे कांटेक्ट में है ना? टेंशन इस तरफ लगा हुआ है, स्ट्रिंग इधर लगा हुआ है तो टुवर्ड्स लेफ्ट रहेगा ना, लेफ्ट रहेगा। आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, बात माना चाहिए। ब्लॉक भी दिखाइए, ब्लॉक दिखाने से आपको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का फील होता रहेगा। इधर तक फोर्स एक्टिंग राइट, तो समझ क्या कि आपको पॉइंट दिखाने आता है, बट आपको मैं पीछे बात बताया था कि ब्लॉक भी दिखाइए। स्टैटिस्टिक्स केस बात का नॉलेज होता रहेगा। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहां पे उस बॉडी पे लग रहा है, वो आगे चलकर हमको हेल्प करेगा इस चक्कर में। सारे फोर्स का एंगल सेंटर ऑफ मास करता है, मतलब आर्टिकल करेक्ट। देखिए कितना छोटा छोटा पॉइंट हम लोग अभी क्लियर कर रहे हैं। इस स्ट्रिंग में स्ट्रेचिंग टेंडेंसी है, आपका सही है। ये स्ट्रिंग से अटैच है, बट भाई आप इस स्ट्रिंग से ब्लॉक को अटैच करके छोड़ दिए, करेक्ट। खुद बताइए तो ये तो कमाल हो जाएगा ना, ये तो मतलब कितना एनर्जी बच जाएगा पूरे वर्ल्ड का, कि बस स्ट्रिंग से ब्लॉक को टच करके छोड़ दिया, स्ट्रिंग फोर्स लगाना शुरू कर दी, जादू हो जाएगा, करेक्ट। इस स्ट्रिंग में स्ट्रेचिंग टेंडेंसी है क्या? तो ये जस्ट समझिए कि लगा हुआ है, बट इसमें टेंशन का ये टेंशन नहीं ऑपरेट करेगा। क्यों? स्ट्रिंग टेंशन का फोर्स तभी लगाएगा जब उसमें कौन सा टेंडेंसी हो। तो इसमें स्ट्रेचिंग टेंडेंसी कैसा है? स्ट्रेचिंग टेंडेंसी तब रहेगा ना जब उसको कोई खींचेगा, कोई खींच रहा है, देन तो नहीं। छोटा सा पॉइंट है, बट यहाँ पे मिस्टेक हो गया। मैंने कभी बोला था कि स्ट्रिंग सिर्फ स्ट्रिंग से कोई ब्लॉक अटैच रहेगा तो टेंशन लगाना स्टार्ट कर देगा। मैंने साथ में पाया था व्हेन देयर इज ए टेंडेंसी ऑफ स्ट्रेचिंग इन द स्ट्रिंग। और टेंडेंसी ऑफ स्ट्रेचिंग इन द स्ट्रिंग कब रहेगा? जब उसमें खिंचाव होगा, मतलब कोई इसे पुल करेगा, राइट। तो इसको तो कोई पुल कर नहीं रहा है, जस्ट अटैच है। तो ऐसा लग रहा है कि स्ट्रिंग है लेकिन ब्लॉक के लिए स्ट्रिंग नहीं है। लग रहा है कि कॉन्टैक्ट में है, स्ट्रिंग से अटैच है, बट इस ये टेंशन का फोर्स नहीं लगाएगा, करेक्ट है ना। तो आप में से ऑनेस्टली बताइएगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन कौन को लोग टेंशन लगा दिए हैं? पहले नहीं लगाए थे लेकिन फिर बन के लगा दे। टेंशन स्ट्रिंग को क्यों बर्बाद जाने थे, राइट। चलिए मैं एकदम जीरो लेवल्स का कॉन्सेप्ट उठा रहा हूँ, एकदम छोटा से छोटा पॉइंट, ठीक है। और यहाँ देखिए लास्ट बेंच का सेकंड, देखिए देखते हैं ऑफलाइन क्लास आने से क्या फ़ायदा है। मैं मूव करके देख लेता हूँ। और जो फोर्स को लगाना चाहिए था उसको लगाए नहीं, सरफेस को इग्नोर कर दिए। यही दो फोर्स लगेगा, करेक्ट है ना। और टेंशन यहाँ पे फोर्स, तो आपका लर्निंग प्रोसेस है, क्यों नहीं टेंशन फोर्स लगाया उसका रीजन लिख लीजिएगा, बाद में भूल जाएगा, ठीक है। इतना बढ़िया से तो कॉन्फिडेंस आपको दिए कि जो आर के सर पढ़ाएंगे वो दोबारा मैं पढ़ाऊंगा। बस आर के सर क्लास स्कूल का एग्जामिनेशन लेवल पास करने के लिए अटेंड करते रहिए। बट जब उनका क्लास चलता है मैं देखता हूँ, अभी तो मैं खुद का भी क्लास देखता हूँ, तो आउट ऑफ 90
हार्डली ऑफलाइन और ऑनलाइन मिला के 50 ज्वाइन करते हैं, बाकी 40 नहीं, वीडियो का मैं व्यू देख लेता हूँ कि लोग देख लिए हैं, बट 40 बस वीडियो के सहारे हैं। तो नहीं लगता कि वीडियो कलेक्ट होता चला जाएगा? वो तो मेरा ड्यूटी है, बट किसी चीज़ों को ज़्यादा डिसएडवांटेज नहीं लेना चाहिए, लाइव कम से कम आ जाइए, करेक्ट? देखते हैं कभी कभी सीढ़ी लगा कर कोई चढ़ता है तो हम लोग नीचे से वो दबा के रखते हैं, और नहीं तो सीढ़ी में लैडर में कुछ रबर लगा के रखते हैं। बहुत सी जगह पर सरफेस क्या रहता है, फ्रिक्शनलेस या कम। 100% फ्रिक्शनलेस तो आइडियल सिस्टम है, 100% फ्रिक्शनलेस कुछ भी नहीं होता है। कितना भी बिल्कुल एकदम बिल्कुल हाईली पॉलिश सरफेस, मॉल वगैरह में जाइएगा तो हाईली पॉलिश सरफेस, बट उसमें भी सर फ्रिक्शन है। 100% फ्रिक्शनलेस पॉसिबल ही नहीं है, राइट? तो ये है स्मूथ सरफेस, इसको मैंने बोल दिया रफ सरफेस, करेक्ट? और ये रॉड है रेस्ट में। रॉड किस में है? इस रॉड का मास m है। अब सबसे पहले बताया कि रॉड का टेंडेंसी, और ऐसे रॉड लगा के छोड़ दिए हैं, रॉड का टेंडेंसी रेस्ट में है, लेकिन अगर स्लाइड करता तो किधर स्लाइड करता? ऊपर, नीचे, करेक्ट? ये तो समझ में आ गया। ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ रॉड। ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ रॉड। और मैं ये सपोज करके एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा बहुत स्कूल के एग्जाम के लिए फ्रिक्शन पढ़े हैं, थोड़ा बहुत आर के सर पढ़ाए होंगे, ठीक है? मैं फ्रिक्शन का एक चैप्टर सेपरेटली पढ़ाऊंगा ही। देखिए स्टूडेंट, एक तो फोर्स mg लगेगा ही लगेगा, और ये सरफेस ऐसे रखा हुआ है ना, तो इस रॉड का इस सरफेस का कॉमन प्लेन ऑफ कांटेक्ट हॉरिजॉन्टल सरफेस है,
तो इस पे एन कैसे लगेगा? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स टुवार्ड्स, मतलब यहाँ पे लगेगा, इसके तरफ लगेगा, लेकिन परपेंडिकुलर टू द कॉमन प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट। और बताइए इसका टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग किधर है? तो ये, लेकिन जब लेफ्ट साइड है तो उसका कौन सा सरफेस घिसेगा, रगड़ता, अगर स्लाइड करता तो ये वाला सरफेस, तो उसको अपोज कौन करेगा? कौन सा फ्रिक्शन? तो हम आप लोग को थोड़ा बहुत पता होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, बट मैंने कुछ नहीं पढ़ा है तो इतना तो बोल सकते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ऑल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दो टाइप का होता है, काइनेटिक और स्टैटिक, राइट? बट अभी सिर्फ फ्रिक्शन लिख देते हैं, करेक्ट। और यहाँ भी तो कांटेक्ट में है, बट क्या इस पे फ्रिक्शन का फोर्स यहाँ पे लगेगा क्योंकि स्मूथ सरफेस है, बट व्हाट अबाउट कांटेक्ट फोर्स? और कैसे लगेगा? इसका कॉमन प्लेन ऑफ कांटेक्ट है, कॉमन प्लेन ऑफ कांटेक्ट इज दिस वन, तो AN2, सही है ना? तो ठीक है। सर ये रोड तो मतलब लेफ्ट साइड में जाएगा तो वो जो जा रहा है वो टेंडेंसी सोने का ना? नहीं, इस ये अभी जा नहीं रहा है, बट अगर टेंडेंसी किधर रहेगा स्लाइड करने का? सपोज कीजिए कि मान लेते हैं कि मैं ऐसे इसको पुश कर रहा हूँ, तो मेरा जो कांटेक्ट है इस पोडियम के साथ, करेक्ट, तो उस सरफेस का जो मेरा जूता का जो सरफेस कांटेक्ट में है उसका टेंडेंसी किधर स्लाइड करने का होगा? तो मुझे रोक के कौन रखा है? किधर? आगे की तरफ, समझ गए? जैसे कभी कभी किसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, पुश करते रहते हैं, तो वो अगर नहीं पुश हुआ तो हम लोग स्लाइड कर जाते हैं, राइट? आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कीजिए। दीवार इतना ही बड़ा है, करेक्ट, रॉड थोड़ा आगे निकल गया, ऐसा भी तो हो सकता है। देन ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। स्टूडेंट एक फोर्स तो mg लगेगा, हेलो, गुड इवनिंग। हाँ मैम, मैं क्लास में हूँ, क्लास के बाद कॉल। और एक फोर्स तो रहेगा N1 और एक यहाँ पे फ्रिक्शन भी तो रहेगा, और कोई फोर्स? कांटेक्ट में है ना तो N2 भी तो लगेगा। ये रॉड कितना सरफेस पे कांटेक्ट में है? यहाँ भी है, बट यहाँ पे कांटेक्ट के वजह से दो फोर्स लगा है, फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन, बट यहाँ पे तो स्मूथ है, तो यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगेगा, राइट? कैसे लगेगा भाई? एक पॉइंट पे टच में है सिर्फ, हाँ या ना? तो इसका कॉमन प्लेन ऑफ कांटेक्ट ये रहेगा, करेक्ट? कॉमन प्लेन ऑफ कांटेक्ट क्या ऐसा रहेगा या अब ऐसा रहेगा? ये तो डे टू डे लाइफ का है,
मान लेते हैं कि ऐसा एक दीवार है, ये दीवार है राइट, और इस पे कोई रॉड को ऐसे लेके जा रहे हैं तो एक सिंगल पॉइंट पे तो कांटेक्ट में रहेगा। तो इसका कॉमन प्लेन ऑफ कांटेक्ट तो मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? ये होगा। इसलिए मैं ड्रॉ करवाया था। तो दोनों में डिफरेंस है, करेक्ट। यहाँ पे मेरा रॉड ऐसा था जिसका यहाँ पे भी सरफेस प्लेन था, इसके साथ पूरा टच में था, बट यहाँ पे पूरा टच में है नहीं। ऐसे दिखाइएगा। कौन कौन लोग ऐसे ड्रॉ कर लिए थे? और किनका किनका था कि टुवार्ड्स लेफ्ट दिखा दिया, तो जिनका टुवार्ड्स लेफ्ट दिखा दिया वो रॉन्ग था, राइट। करेक्ट कीजिए। समझ में आ गया ना? तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फॉर ऑलवेज, इसका मतलब कॉमन प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट आपको देखने के लिए आना चाहिए। अच्छा बताइए, दो रिजिड स्फीयर, रिजिड स्फीयर नॉट अ स्पंज बॉल, राइट, या कॉस्को बॉल नहीं है, दो रिजिड स्फीयर अगर आपस में कांटेक्ट में है तो कितना पॉइंट पे कांटेक्ट में रहेगा? सिंगल पॉइंट। तो उसका कॉमन प्लेन ऑफ कांटेक्ट क्या रहेगा? उस पॉइंट से टेंजेंट होते हुए, याद रहेगा? ठीक है। Draw the free body diagram of M1 and M2 separately. और एक क्वेश्चन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का मैं आउट कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पे मैं टेस्ट में, नीट या जेईई मेन में एक क्वेश्चन दूंगा जब NLM का सिलेबस रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पे भी तो आपको इसका एफबीडी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो समझिए कि 90% सोल्यूशन मैं ही कर रहा हूँ। जब तक नहीं बोलेंगे तब तक स्मूथ सर्च करना है।
करेक्ट। तो एक तो वेट का फोर्स आपने दिखा दिया। अब ये स्फीयर कितना जगह पे सरफेस कितना बॉडी के कांटेक्ट में था? S1 S2 और M2, राइट। तो इसके साथ कॉमन प्लेन ऑफ कांटेक्ट किधर है? ऐसे ना, कोई भी स्फीयर और सरफेस सिंगल पॉइंट पे कांटेक्ट में रहेगा तो कॉमन प्लेन ऑफ कांटेक्ट उसका टेंजेंट के अलॉन्ग रहेगा, करेक्ट। क्या रहेगा? तो नहीं लगता कि ये फोर्स ऐसे रहेगा, नॉर्मल फोर्स ऑन M1 ड्यू टू S1? लेकिन इस तरीके से दिखाएंगे कि वो सेंटर से पास करते हुए नजर आए। क्यों सेंटर से पास करते हुए नजर आए? किसी भी सर्कल या स्फीयर का टेंजेंट का परपेंडिकुलर उसका सेंटर से पास करता है। ये ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है, राइट। तो कौन लोग यहाँ तक मिस्टेक कर लिए? सही था, मिस्टेक हो गया। क्यों? और अब यहाँ पे N2 कौन लगाएगा? सरफेस S2। और इसके साथ भी तो कांटेक्ट में है, किसके साथ? सिर्फ N3 दिखाना नहीं है, वो N3 अगर आगे बढ़ाएंगे तो सेंटर से पास करना चाहिए, हाँ या ना? क्योंकि इसका कॉमन कांटेक्ट इन दोनों का भी टेंजेंट रहेगा, और टेंजेंट का परपेंडिकुलर कहाँ से पास करता है? सेंटर से, ठीक है ना? करेक्ट है। अब N2 का तो M2 का एक फोर्स तो ये रहेगा। M2 कितने जगह पे कांटेक्ट में है? 2 जगह में है। N4 और एक N3, राइट। और वो N3 भी कहाँ से पास करेगा? सेंटर से पास करेगा, ठीक है। और A आपस में कौन सा कपल है? एक्शन रिएक्शन किसके बीच का? M1 और M2 के बीच का। तो दिस इज द करेक्ट फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1 एंड M2। फ्री बॉडी डायग्राम का ही पूरा गेम है NLM का। NLM 2 चैप्टर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ऑफ फ्रिक्शन, जिसको फ्री बॉडी डायग्राम करेक्टली ड्रॉ करने आ गया वो 90% पे आ गए। उसका 10% सिर्फ वेक्टर का प्रॉब्लम है, रिजॉल्व द कंपोनेंट, राइट। और कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए हम लोग वेक्टर में सीखे हैं। यहाँ तक हो गया एवरीवन? है ऑनलाइन स्टूडेंट? सारे लोग प्रेजेंट हैं ऑनलाइन में? मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, जो लोग भी ऑनलाइन प्रेजेंट है अपना अटेंडेंस लगाइए। तो एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 ऑफलाइन में नहीं। ऐसे जैसे जस्ट एक फीडबैक, मतलब ही मतलब क्या सिचुएशन चलता रहता है माइंड में, मतलब जाएं या नहीं जाएं या डरते रहते हैं, मतलब ऐसा ही मुझे नहीं पता है आप लोग का माइंड सेट। पार्थ, मतलब ऑफलाइन आने से पहले लगता है ना कि चलो आज ऑनलाइन कर लेते हैं, तो मतलब उस टाइम पे माइंड में ड्यू टू कोरोना चल रहा है, जस्ट ऐसे ही पूछ रहा हूँ। मतलब ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शन इन सेंस होता है कि मतलब घर का इधर से आवाज़ आ रहा है, अभी चाय पी लो, राइट। अच्छा एक काम करो, थोड़ा सा खाना खा लो, अब उधर से कोई आ रहे हैं, गुजर गए,
तो ऑनलाइन में तो मैं डे 1 पहला क्लास में ही बोला था कि भाई अगर ऑनलाइन भी क्लास करते हैं तो सबसे पहले अपना एक रूम सेपरेट रखिए, ये सोच के क्लास कीजिए कि आप क्लासरूम में ही हैं। बट ऐसा तो घर में पॉसिबल है नहीं, चाहकर भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, नो डाउट, मैं एक्चुअली 2 मिनट का ब्रेक ही ले रहा हूँ बात करते हुए। दूसरी बात है नो डाउट कि मतलब ये भी एक फैक्ट है कि एज ए पेरेंट्स, जैसे मैं भी एक पेरेंट्स हूँ, तो मैं भी क्या सोच रहा हूँ, अभी अपने बच्चे को नहीं स्कूल भेजना चाह रहे हैं। फैक्ट है कि मतलब मैं भी डर रहा हूँ कोरोना का या जो भी है, बट मुझे लगता है कि मोटा मोटी अब सिचुएशन वैसा नहीं है जो पैनिक सिचुएशन जो पहले था। क्यों बाहर निकली ना, कितना भीड़, देखिए तो ट्रैफिक जाम रहता है राइट। इसका मतलब वो डर मतलब अब जानबूझ के डर है। थोड़ा सा अलर्ट रहा जाए, बाहर निकल रहे हैं अगर आप बस से आते जाते हैं तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए। मैं तो 10 दिन में बहुत सफ़र करके आया भाई। आप ट्रेन से उतरिएगा कोलकाता वगैरह में, देखिएगा तो मतलब खाली भीड़ ही भीड़ नज़र आएगा। और ट्रेन में भी आप जिस सीट पे बैठने जा रहे हैं वहाँ पे कोई और बैठ के आया होगा कुछ स्टेशन तक, तो आप थोड़े उसको धोकर बैठिएगा ऐसा तो है नहीं। हम लोग प्लान किए थे, मैं ऐसा सोचा था कि लेके जाएंगे फिर सैनिटाइज करेंगे, बट इतना टाइट है, कहाँ पॉसिबल है? इवन फ्लाइट में पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। और ज़िंदगी तो जीना है, इसलिए लास्टली अपना इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखिए, खा पी कर स्ट्रॉन्ग रहिए। अब देखिए, अब जो फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे वो साथ साथ प्रॉब्लम के साथ काम करेंगे। तो अब हम लोग प्रॉब्लम का सेक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे फिजिक्स में एक टर्म आ गया, एवरीवन यहाँ देखिएगा, इक्विलिब्रियम। और इस इक्विलिब्रियम में बहुत डेप्थ में बात करूँगा वर्क पावर एनर्जी में, ठीक है। बट सबसे पहले बताइए व्हाट द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? सर सारा फोर्सेस इक्वल, लाइक नेट फोर्स 0। वेरी गुड, बट वो 50% कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक्सेलरेशन में 2 टाइप का एक्सेलरेशन होता है। अगर एक्सेलरेशन बोल रहे हैं तो एक्सेलरेशन जो जान रहे हैं, बट एक एंगुलर एक्सेलरेशन भी होता है, नहीं। और आरके सर का क्लास करते तो टॉर्क इक्वल टू वाई अल्फा आपको पढ़ाया गया था ना। टॉर्क इक्वल टू व्हाट, एक। और इतना तो हम लोग मूवी देखे हैं, टॉर्क सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3। आज से 10 साल पहले आया था एक टॉर्क मूवी, बहुत फेमस मूवी था, कार रेसिंग का, ठीक है। तो एक्चुअल में यहाँ पे देखिए, तो ये क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब रोटेशन। तो एक्चुअली इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स 0, करेक्ट, और नेट टॉर्क भी 0। नेट फोर्स 0 एंड, बट बिकॉज अभी हम लोग टॉर्क का बात नहीं कर रहे हैं तो इसको आप इग्नोर कीजिए। तो नेट फोर्स 0 मतलब इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे? और नेट टॉर्क 0 रहेगा तब क्या बोलेंगे? रोटेशनल इक्विलिब्रियम।
तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में सिर्फ हम लोग F इक्वल टू एम ए देख रहे हैं, राइट। मतलब सिर्फ ट्रांसलेशनल एक्सेशन का बात कर रहे हैं। तो अभी आप सिर्फ नेट फोर्स जीरो के लिए ही जानिए, बट इक्विलिब्रियम का मतलब दोनों जीरो रहेगा। तो जो सिचुएशन हम लोग करने जिस पे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसमें रोटेशन अभी इग्नोर किए हुए हैं, बॉडी रोटेट नहीं कर रहा है, तो ऐसे भी अल्फा क्या रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक है। बट एग्जैक्टली अगर कोई पूछेगा कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, तो कोई दूसरा पूछा तो सिर्फ ए बोलना है या दोनों बोलना है। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो, मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल दोनों इक्विलिब्रियम रहेगा, तब बोलेंगे कि एब्सोल्यूट इक्विलिब्रियम है। अदरवाइज इक्विलिब्रियम 50% है। अगर ए जीरो नहीं है और ए जीरो है, मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है लेकिन रोटेशनल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक बॉडी घूम रहा है इस एक्सिस के अबाउट, और मान लेते हैं इसका एंगुलर स्पीड बढ़ते जा रहा है, राइट। तो इसका सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेट तो नहीं कर रहा है, बट ये रोटेट तो कर रहा है। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है बट रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, करेक्ट। तो अभी ऐसे भी जितना भी प्रॉब्लम मैं लेने वाला हूँ उसमें ऐसे भी रोटेशन नहीं होगा, तो यहाँ पे टॉर्क ऐसे भी जीरो रहेगा, करेक्ट। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, तो मेरा प्रॉब्लम ही किस पे अभी होने वाला है। अगर 2 क्लास तक मेरा प्रॉब्लम किस पे चलेगा, इक्विलिब्रियम पे, और बिकॉज हम लोग पार्टिकल डायनेमिक्स में हैं, करेक्ट। तो देखिए पार्टिकल डायनेमिक्स में सर नेक्स्ट दिमाग में आएगा कि सर चैप्टर का नाम क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और ब्रैकेट में लिखे थे पार्टिकल डायनेमिक्स। तो जैसे ही पार्टिकल बोलते थे हैं तो पार्टिकल का साइज क्या, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, तो रेडियस क्या है, टेंडिंग टू जीरो। पार्टिकल बोल रहे हैं ना, सेंटर ऑफ मास पे दिखाते हैं फोर्स, तो उसका कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको एम आर स्क्वायर होगा, आर रहेगा, दैट्स वाई उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही नहीं है, तो टॉर्क को वहाँ पे हम लोग इमेजिन नहीं कर रहे हैं। एनीवे, तो अगर नेट फोर्स जीरो है, मान लेते हैं कि मैंने बोल दिया कि इक्विलिब्रियम में है और ऐसे 3 फोर्स लग रहा है, F1, बहुत सारा फोर्स लग सकता है, F2, F3, अभी 3 फोर्स ही दिखाते हैं, ठीक है। और बोल रहे हैं किस में है, इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब है कि F1 प्लस F2 अब प्लस F3, इन तीनों का सम क्या होगा स्टूडेंट, इसका मतलब सम ऑफ ऑल फोर्सेस क्या रहेगा, 0, करेक्ट है ना। सम ऑफ ऑल फोर्सेस 0। अच्छा यहाँ देखिए स्टूडेंट, मान लेते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। तो फोर्स अगर 0 है मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी 0 है। आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, कार्टेशियन सिस्टम में मैं लेकर समझा रहा हूँ। तो अगर 0 है तो क्या बोल सकते हैं, Fx इज ऑल्सो 0, Fy इज एंड Fz इज। अब मान लेते हैं कि F4 0 है, तो क्या डायरेक्शन सिर्फ 3 ही हो सकता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इनफाइनाइट डायरेक्शन। तो अगर सम ऑफ फोर्सेस 0 है तो इन सारे फोर्स का कंपोनेंट का सम इन एनी डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0, हाँ या ना। इसका मतलब इक्विलिब्रियम में अगर कोई बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो उस पर नेट फोर्स 0 रहेगा, तो उन सारे फोर्स का कोई भी कंपोनेंट, उन सारे फोर्स का कंपोनेंट इन एनी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 0 बोल सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल क्या यहाँ से लिख सकते हैं सम ऑफ Fx इक्वल टू ऑल्सो 0, उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सम ऑफ Fy मस्ट बी इक्वल टू 0 एंड सम ऑफ Fz इज ऑल्सो 0। बट ये तो स्पेशल केस हो गया ओनली 3 डायरेक्शन का। जनरलाइज केस क्या रहेगा, इफ sum of force is 0 then sum of component of all forces in any direction must be equal to what,
0। इसको लैंग्वेज बना लीजिएगा। इफ सम ऑफ फोर्सेस, ऐसे लिखिएगा, इफ सम ऑफ फोर्सेस इज 0 ऑन एनी सिस्टम, if sum of forces is 0 on any system, then sum of component of all forces, then sum of component of all forces in any direction must be equal to 0. हो गया ना? सबसे आसान प्रॉब्लम से स्टार्ट कर रहा हूँ। Find the tension in the string. अभी कुछ प्रॉब्लम तक मैं प्रॉब्लम को जानबूझ के थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में सॉल्व करूंगा। देखिए तो फ्री बॉडी डायग्राम सही है। यहाँ देखिए इक्विलिब्रियम ब्लॉक मेरा इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, ऐसे हैंग किया हुआ है ना। और मेरा स्ट्रिंग क्या है, एक्सटेंसेबल या नॉन एक्सटेंसेबल? इनएक्सटेंसेबल है भाई। ओरिजिनल इक्वेशन वेक्टोरियल इक्वेशन होता है। आप बोलते हैं इक्विलिब्रियम का मतलब सम ऑफ फोर्स इज 0, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मेरा ओरिजिनल इक्वेशन इज दिस वन, राइट है या ना? और किसी भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए एक इक्वेशन आपको सिखाए थे, याद है? क्या था? यहाँ पे ये क्या था? मैग्नीट्यूड, करेक्ट। से आप लोग को जो लग रहा होगा सर अपवर्ड फोर्स इक्वल डाउनवर्ड है, मुझे भी पता है, करेक्ट ना। बट पहले सीखते हैं चीज़ों को। सारे फोर्स के कंपोनेंट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे, करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर आप वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में ही क्यों ले रहे हैं? तो भाई कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए मुझे एंगल भी तो चाहिए। जो एंगल पता रहेगा उसी के डायरेक्शन में तो ब्रेक करेंगे। इवन इफ वी नो दैट कि किसी भी वेक्टर का इनफाइनाइट कंपोनेंट होता है, लेकिन इनफाइनाइट कंपोनेंट ड्रॉ करने के लिए मुझे हर डायरेक्शन के साथ एंगल तो पता होना पड़ेगा। तो जिस डायरेक्शन का एंगल पता रहेगा उधर ही तो ब्रेक करेंगे, राइट। अब बोलिएगा सर आपने अभी बताया था कि सम ऑफ कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्स इन एनी डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0, तो आप इधर ब्रेक कर दीजिए। तो इधर का एंगल आपको दिया हूँ, एंगल पता है आपको? नहीं पता है तो कैसे ड्रॉ करेंगे? इसका मतलब है कि हाँ, यहाँ पे टेंशन निकालने का मेरा पर्पस है, तो मैंने सारे फोर्स का कंपोनेंट वर्टिकली अपवर्ड, तो मेरा रिक्वायर्ड डायरेक्शन क्या हुआ? ऊपर। अब mg का, यहाँ देखिए mg का और इसके साथ mg का इस डायरेक्ट, ये मेरा वेक्टर mg है और मेरा रिक्वायर्ड डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल कितना? तो क्या लिखेंगे? mg का मैग्नीट्यूड cos 180। अभी हैबिट डाल रहे हैं, अच्छा हैबिट डाल रहे हैं। मेन इक्वेशन मेरा वेक्टोरियल इक्वेशन होता है, राइट। अब प्लस t के साथ इसका, ये मेरा वेक्टर है और मेरा रिक्वायर्ड डायरेक्शन एंगल कितना?
तो टी कॉस जीरो और सम ऑफ फोर्सेज इक्वल टू जीरो देन सम ऑफ कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्स इन एनी डायरेक्शन। तो मेरा अभी रिक्वायर्ड डायरेक्शन वर्टिकल अपवर्ड है, तो इस डायरेक्शन में भी सम क्या रहेगा, इसके बदले क्या माइनस एम जी लिख दें, माइनस एम जी प्लस टी इक्वल टू वाट, देन टी इक्वल टू एम जी। बाद में जब हम लोग इसके साथ फैमिलियर हो जाएंगे तो मैं भी आपके जैसा ही कर दूंगा, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। बट वो अपवर्ड फोर्स इक्वल डाउनवर्ड फोर्स यहाँ से ही आता है, कहाँ से आता है, यहाँ से आता है। तो 10 इंटू 10 कितना न्यूटन, 100 न्यूटन। ठीक है, करेक्ट है ना। ये भी एक साल नीट में आया हुआ है। M1 इक्वल टू 5 kg और M2 इक्वल टू 10 kg। फाइंड द टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग का T1 मान लीजिए और इस स्ट्रिंग का T2 मान लीजिए, और ये प्रॉब्लम नहीं था इक्विलिब्रियम का है, बोथ ब्लॉक आर इन रेस्ट। जी का वैल्यू 10 ले लीजिए, थोड़ा आसान रहेगा आपके लिए। बट मेन एग्जाम में अगर जी का वैल्यू नहीं दे रहेगा तब कितना मानिएगा, 9.8। सबसे पहला काम है सॉल्व करने के लिए ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, राइट। ऐसे देखिए, आप अगर बहुत स्मार्ट सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो M1 M2 और इस स्ट्रिंग को एक सिस्टम मान लेते हैं। ऐसा भी ड्रॉ करवाया है ना, तो इसमें T2 क्या होता है, इंटरनल फोर्स, डायरेक्ट M1 निकल जाता। लेकिन सम टाइम से माइंड में क्लिक नहीं करता है बहुत लोग का, तो जैसा आपके माइंड में आएगा वैसा ही मैं भी सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो M1 का फ्री बॉडी डायग्राम अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो कौन कौन सा फोर्स लगेगा स्टूडेंट, M1G, T1 और T2। देखिए तो M1 का सेपरेटली फ्री बॉडी डायग्राम सही है, राइट। तो क्या ये लिख सकते हैं, M1G अब प्लस T1 अब प्लस T2 इक्वल टू 0, हाँ है ना। सारे फोर्स को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में रिजॉल्व कीजिए, सारे फोर्स को। देखिए M1G का कंपोनेंट, अब डायरेक्ट आप वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में M1G का कंपोनेंट डायरेक्टली रफ में कैलकुलेट करके बताइए, क्या माइनस M1G लिखे हैं, मेरा रिक्वायर्ड डायरेक्शन यह है, राइट। ऑनलाइन है स्टूडेंट, आप लोग भी हाँ ना बोलिएगा। क्या M1G का कंपोनेंट वर्टिकली इस डायरेक्शन में माइनस M1G लिख सकते हैं, M1G cos 180 से M1G
और T1 का कंपोनेंट वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मैंने पढ़ी है T1 cos 0, T1 cos, तो क्या हो जाएगा प्लस T1, और T2 का कंपोनेंट वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में क्या मान में पढ़िएगा T2 cos 180, T2 cos माइनस T2 इक्वल टू व्हाट 0। एक इक्वेशन तो ये मिल गया T1 इक्वल टू T2 प्लस M1G। कितना अननोन है 2, मतलब 1 मोर इक्वेशन आर रिक्वायर्ड। एक और इक्वेशन रहेगा तो सॉल्व हो जाएगा। नाउ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M2, तो नहीं लगता कि सारा गेम फ्री बॉडी डायग्राम का है। फ्री बॉडी डायग्राम और वेक्टर के अलावा कुछ है नहीं है। कैटलिस्ट में क्लास 12th का के लिए जो कि बैच मेरा अप्रैल में स्टार्ट होगा, उसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। 1-2 दिन में आप लोग को डिफ़ॉल्ट में मैसेज भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बट आपको भी अगर मैसेज मिलता है तो मानिए कि मैं सिर्फ आपको नहीं कर रहा हूँ, पूरा सर्टेन एक बल्क SMS करूँगा। तो एक्चुअल में पब्लिसिटी के पॉइंट ऑफ से नहीं, जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो लेट होने से तो बहुत लॉस है, प्रेशर भी हो जाएगा, और 12th में बोर्ड भी रहता है। तो जो भी आपके फ्रेंड लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, इसको पब्लिसिटी भी मान सकते हैं, इन्फॉर्मेशन भी मान सकते हैं। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं उनको मेरे तरफ से थोड़ा सा कैटलिस्ट के बारे में थोड़ा तारीफ़ भी कर दीजिएगा कि मतलब बेस्ट इंस्टीट्यूशन है, डेडिकेटेड है। तो लेकिन उसमें बोर्ड के लिए ज़्यादा इम्फेसाइज करेंगे, बोर्ड भी सर संभाल लेंगे, लेकिन ऑन टाइम ज्वाइन करोगे तो। और उसके लिए अभी से इनरोलमेंट है। इनरोलमेंट के लिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, फॉर्म फ्री में है, 1500 देकर अपना सीट बुक कर सकते हैं। और उनको मेरी तरफ से ये भी बोल देना है कि ज्वाइन करने के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर का ये मजबूरी है, ये पिछले 10 साल से मेरा मजबूरी है। ऑर्गेनिक ऐसा केमिस्ट्री है जिसको मैं क्लास 12th का सिलेबस स्टार्ट ही नहीं कर सकता, तो उनको 11th का भी पढ़ाया जाएगा। नहीं समझे? उनको डिफ़ॉल्ट में पढ़ाना पड़ता है। 12th से स्टार्ट करेंगे तो मेरा एक दिन भी मेरे क्लास में नहीं बैठेंगे। पूरा मिक्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उनको 11th नहीं करने के बावजूद भी 11th का ऑर्गेनिक भी उनको पढ़ा दिया जाएगा, 11th और 12th का। बाकी केमिस्ट्री नहीं, बट एटलीस्ट ऑर्गेनिक। क्योंकि 11th का तो अब जो आ गए है सो आ गए। हाँ 22 का 11th ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। इवन 5-6 बच्चे ऑलरेडी आ चुके हैं जो कि अभी 10th में ही हैं, 10th का फर्स्ट टर्म दिए हैं। एक्चुअल में कैटलिस्ट का 11th का क्लास 11 मतलब एक शुभ दिन होता है ना किसी चीज़ का स्टार्ट करने का। नहीं, इसको मैं थोड़ा मानता हूँ, लाइक मंगलवार, बजरंगबली का दिन थोड़ा सा आस्था रहता है ना भाई। तो बिहू होता है 15 अप्रैल को मोटा मोटी, राइट? उसके 4 दिन पहले स्टार्ट करता हूँ। अभी कोरोना की वजह से ऐसा नहीं हो रहा था। मतलब ये नहीं कि हाँ, जनरली यहाँ पे माहौल क्या है कि 10th देने बोर्ड देते ही सब लोग पहले से टिकट कटाए रहते हैं हॉलीडे का, राइट? तो मैं उनको प्रॉपर बोलता हूँ कि ठीक है 4 दिन के बाद जाइएगा। तो 4 दिन डेमो क्लास ले लिया, अब फिर चले गए, और 1 वीक के बाद फिर स्टार्ट करता हूँ क्लास को। तो ऑलरेडी हो रहा है एडमिशन। ऐसा नहीं कि हाँ रिजल्ट का वेट करेंगे जून में आएंगे, तब तक तो 3 मंथ आगे बढ़ गए, राइट? बहुत कुछ पढ़ा चुके होते हैं। वैसा करेंगे तो सिलेबस 11th का सिलेबस 11-12 को 100 मान लीजिए तो 65 11th में है और 35 12th में है। दिस इज़ द प्रोपोर्शन, समझे? सारा मेजर टॉपिक तो 11th में ही है, और एंट्रेंस में भी 11th में से ही ज़्यादा आएगा। जिसलिए जो 11th में गायब किए बिल्कुल गायब हो गए, क्योंकि 12th में आने के बाद कितना कॉप अप कीजिएगा। चलिए, लेकिन अपने बैचमेट और अपने जूनियर को बोल देना है, क्योंकि आपका पब्लिसिटी ही मेरा पब्लिसिटी है। चेन सिस्टम, मैं कोई टीवी पे बैठते नहीं रहता हूँ पब्लिसिटी के लिए, मेरा चेन सिस्टम का ही पब्लिसिटी है। इसलिए आप लोग का सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा। M2G 82
करेक्ट सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सर, इज इट कंपल्सरी कि ऑल द टाइम वर्टिकली अपवर्ड करें? नहीं अब ये भी तो बोल सकते हैं कि सर हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड क्यों नहीं कर रहे हैं, दिमाग में आ सकता है। तो हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड कीजिएगा तो नहीं था कि इसका कंपोनेंट 0 हो जाएगा, इसका भी कंपोनेंट 0, इसका भी कंपोनेंट, तो 0 + 0 + 0 = 0। जो निकालना है वही एक्सप्रेशन नहीं रहेगा तो सॉल्व होगा? नहीं होगा। एक कुछ ऐसा हो गया कि यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि K1T और K2T, इसके लिए कुछ है और इसको लिए कुछ है, करेक्ट। इन दोनों को सॉल्व करके T निकालना है। क्या निकालना है? और मैं डिवाइड कर दूँ तो T निकलेगा, तो ऐड करना पड़ेगा ना। निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो सारे फोर्स के कंपोनेंट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या लिखे हैं? T2 cos 0, मैं बोलते रहूँगा, लिखूंगा नहीं अपना जगह बचाने के लिए। T2 cos, इसका इसके साथ एंगल कितना है? 0, बट इसका इसके साथ एंगल क्या है? 180। तो T2 cos 0 मतलब T2, और डायरेक्टली M2 - M2G करते हैं। लिखना चाहिए था प्लस M2G cos 180, लिखना क्या चाहिए था? लिखना चाहिए था T2 cos 0 प्लस M2G cos 180, बट मेरा एक लाइन ज़्यादा चला जाता उसमें, इसलिए डायरेक्ट मैंने यहाँ पे बोल दिया इक्वल टू क्या? 0। देन T2 = व्हाट? M2G। M2 का वैल्यू तो आपके पास है, कितना हो जाएगा? 100। इस T2 का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो T1 निकल जाएगा। तो T1 कितना हो जाएगा? 150। तो ऐसा क्वेश्चन नीट में आएगा तो बन जाएगा। ये तो बहुत आसान है, एक्चुअल में ये आया हुआ है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। 45 में सारा क्वेश्चन तो टफ नहीं रहेगा। अब यहां देखिए, व्हाट इज क्वालिटी ऑफ आइडियल स्ट्रिंग? स्प्रिंग नहीं है, स्ट्रिंग। आइडियल स्ट्रिंग होता है मासलेस, और क्या बताए थे? फ्रिक्शनलेस, और उसका ईच एंड एवरी पॉइंट पे टेंशन का मैग्नीट्यूड सेम रहता है। उसका ईच एंड एवरी पॉइंट पे टेंशन का मैग्नीट्यूड डिफरेंट रहता है या सेम रहता है? सेम रहता है। यहाँ देखिए, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, यहाँ देखेंगे एवरीवन। तो ये आइडियल स्ट्रिंग है, अगर नहीं बोलेंगे तो आइडियल मानिएगा, ठीक है। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे टेंशन का वैल्यू, मतलब स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो हर जगह पे उसके ड्यू टू स्ट्रेचिंग हर जगह पे उसमें खिंचाव, टेंशन क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा, प्रोवाइडेड वो आइडियल स्ट्रिंग हो, मतलब मासलेस, राइट। तो यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे टेंशन, इसका ईच एंड एवरी पॉइंट पे टेंशन डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा? सेम रहेगा। फिर भी कोई मानने को तैयार नहीं है, तब कैसे सॉल्व कीजिएगा? मान लेते कोई नहीं मानना चाह रहे हैं, राइट, ये भी तो हो सकता है। चलिए यहाँ देखिए, तो उस चीज़ को प्रूफ करने के लिए मैं कोई एक आर्बिट्ररी पॉइंट, एक पॉइंट ले लिया ए, करेक्ट। अब मुझे इस पॉइंट ए पे टेंशन बताना है, और ए पॉइंट ए कहाँ पे लिए, यहाँ से कितना डिस्टेंस पे लिए ये तो नहीं पता है, आर्बिट्ररी मैंने कोई सिलेक्ट कर लिया, राइट। और यहाँ पे टेंशन बताना, तो जहाँ पे टेंशन बताना है स्ट्रिंग के बीच में कहीं पे, तो वहाँ पे उस जिस पॉइंट बताना रहेगा उस पॉइंट पे आप माइंड में सोचिए कि स्ट्रिंग को कट कर दिया है। रियल में कट नहीं करना है, सोचना ऐसा है कि क्या मैंने कर दिया? कट कर दिया। तो कट करने के बाद ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ए पार्ट हो गया पार्ट फर्स्ट, और ये क्या हो गया? पार्ट सेकेंड। ऐसे ही सोचना है, ठीक है एवरीवन। तो चलिए पार्ट सेकेंड का अगर फ्री बोर्ड डायग्राम बनाएंगे, किसका? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट
सिर्फ मैं आपको पार्ट सेकेंड का फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पार्ट सेकेंड, मतलब यहां से यहां तक, करेक्ट। तो मैंने इसको दिखा दिया। फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे ही ड्रॉ करते हैं ना कि जिसके बारे में बोला गया उसको बस दिखाएंगे, बाकी सबको हटा देंगे। बोलिए पार्ट सेकेंड किसके किसके साथ कांटेक्ट में था? इस सरफेस के साथ और फर्स्ट पार्ट के साथ। और फर्स्ट पार्ट है क्या? स्ट्रिंग। क्या है? और स्ट्रिंग किसी, अब ये मेरे लिए एक बॉडी हो गया, क्या हो गया? बट ऐसा बॉडी जिसका मास नहीं है तो एमजी नहीं दिखाएंगे। ऐसा बॉडी जिसका मास नहीं है तो एमजी तो दिखाने का रिक्वायरमेंट नहीं है। बट इस पार्ट सेकेंड पे जो फर्स्ट पार्ट जिसके साथ एक कांटेक्ट में है वो क्या है? स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग किसी भी बॉडी पे कैसे फोर्स लगाता है? अवे फ्रॉम द बॉडी एंड पैरेलल टू द, ये हो गया। और वो फोर्स रहता है, स्ट्रिंग जो फोर्स लगाएगा उसको बोलते हैं टेंशन। द टेंशन ऑन पार्ट सेकेंड ड्यू टू पार्ट फर्स्ट लिख सकते हैं T21। T21 का मतलब फोर्स ऑफ टेंशन ऑन टू ड्यू टू 1, ऐसे इसको पढ़ते हैं। बट अगर सिर्फ अगर ये फोर्स लगता तो इस सेकेंड पार्ट को नीचे आना चाहिए था। इसको रोक के कौन रखा है? ये सरफेस, ये क्या जहां पे हैंग किया हुआ होगा, करेक्ट। तो फोर्स ऑन पार्ट सेकेंड ड्यू टू सरफेस, सरफेस का नाम एस, करेक्ट है। इसका मतलब ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है कि जहां पे कनेक्टेड है, ये है क्या? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है, जहां पे हैंग किया हुआ है, करेक्ट। इसको क्या पढ़िएगा? चलिए माइंड में आएगा सही टर्म वर्ड तो मैं इसको बताऊंगा। चलिए तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, राइट, करेक्ट ना। चलिए अब फर्स्ट, अब यहाँ से यहाँ तक का फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक इंक्लूडिंग पार्ट फर्स्ट, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक इंक्लूडिंग पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड। कौन कौन सा फोर्स है स्टूडेंट? एक तो mg रहेगा, करेक्ट। और न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? इसका मतलब पार्ट फर्स्ट पे जो पार्ट सेकेंड फोर्स लगाएगा तो पार्ट सेकेंड पे भी पार्ट फर्स्ट उतना ही बड़ा फोर्स लगाएगा। और डायरेक्शन में इक्वल, मैग्नीट्यूड में इक्वल, एंड डायरेक्शन में जस्ट। अरे कौन सा पॉइंट सर? ये तो पॉइंट ए था। पॉइंट क्या था? इसका मतलब स्ट्रिंग के बीच में किसी भी पॉइंट ए पे अगर टेंशन पूछेंगे तो टेंशन का मैग्नीट्यूड बता सकते हैं, बट इज इट कंपलसरी कि आप डायरेक्शन बता पाएंगे? डायरेक्शन डिपेंडिंग अपॉन कि आप इस पॉइंट ए पे ऊपर वाले पार्ट पे पूछ रहे हैं। पॉइंट ए अगर बोल रहे हैं, ये पॉइंट स्ट्रिंग को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया ना, ए से ऊपर और ए से। तो ए पॉइंट ए पे कोई टेंशन का डायरेक्शन पूछेगा तो उनको क्या काउंटर अटैक करना है कि पॉइंट ए से ऊपर वाले पार्ट पे टेंशन पूछ रहे हैं या पॉइंट ए से नीचे वाला पार्ट पे, राइट। क्योंकि स्ट्रिंग के ईच एंड एवरी पॉइंट पे टेंशन ऑलवेज कपल के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में रहेगा? ऊपर भी लग सकता है और नीचे भी लग सकता है। समझो मेरी बात को? दैट्स वाई यहाँ पे क्या रहेगा? फोर्स ऑन टेंशन ड्यू ऑन, ओहो उल्टा दिखा दिए थे क्या? इसका फ्री बॉडी डायग्राम यही लिखना चाहिए था ना, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, करेक्ट। अरे मेरा पार्ट क्या था? सेकंड ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? फोर्स ऑन टेंशन ऑन टू ड्यू टू, और ओह यहाँ से ही गड़बड़ हो गया था। ये पार्ट था फर्स्ट, ठीक है, तभी तो इस सरफेस में इमेजिन कर रहा था। ये पार्ट कौन सा पार्ट? लिख ली, करेक्ट कीजिए। सब कुछ गड़बड़ हो गया। यहाँ देखिए, ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट यहाँ ये था स्टूडेंट, ठीक है। और ये पता नहीं पॉइंट ए है, अरे भी कौन सा पॉइंट? ए। तो ए पॉइंट पे टेंशन नहीं लगता है कपल के फॉर्म में है। ये कौन सा कपल?
तो आज के बाद स्ट्रिंग के बीच में कोई भी पॉइंट पे टेंशन पूछा जाएगा तो आइडियल स्ट्रिंग में ईच एंड एवरी पॉइंट पे टेंशन का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, लेकिन व्हाट अबाउट डायरेक्शन? डायरेक्शन के आप श्योर हैं? तो किसी पॉइंट पे पूछेंगे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन एट दिस पॉइंट, तो क्या बोलना है? इस पॉइंट से ऊपर के वाले पार्ट पे या इस पॉइंट के, क्योंकि हर पॉइंट पे टेंशन किस फॉर्म में रहेगा? बोलिए, कपल के फॉर्म में। अरे और उसको देखने का तरीका वहाँ पे कट करके सोचेंगे, इमेजिनरी राइट, हाइपोथेटिकली सोचेंगे अगर कट कर देते हैं तो कैसे रहेगा। तो ए और ए आपस में क्या है? एक्शन रिएक्शन कपल है। करेक्ट, यहाँ तक आ गए? चलिए अब आप ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कीजिए। तो ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ब्लॉक का फ्री, इस बाद में इतना टाइम इस कॉन्सेप्ट पे नहीं दूंगा। mg करेक्ट, एंड टेंशन का फोर्स ऑन ब्लॉक, टेंशन का फोर्स ऑन ब्लॉक ड्यू टू पार्ट सेकेंड। और यहाँ पे बोल सकते हैं दिस इज इक्वल टू mg, हाँ या ना? दिस इज इक्वल टू mg। यहाँ तक तो समझ में आ गया? ये भी तो समझ में आ गया कि ए इक्वल एंड अपोजिट है। अब सिर्फ सेकेंड पार्ट का आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कीजिए, ओनली सेकेंड पार्ट का, सिर्फ सेकेंड स्ट्रिंग का। ये मैंने ड्रॉ किया था इंक्लूडिंग ब्लॉक, बट सिर्फ सेकेंड पार्ट का। तो सिर्फ सेकेंड पार्ट का ड्रॉ कीजिएगा तो यहाँ पे तो फोर्स क्या लग रहा है? टेंशन ऑन 2 ड्यू टू 1, है ना? और यहाँ पे क्या लग रहा है स्टूडेंट? भाई इस पे भी तो न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई होगा। ये सेकेंड पार्ट वाला स्ट्रिंग ब्लॉक पे जितना बड़ा फोर्स लगाएगा, ब्लॉक भी तो उतना ही बड़ा फोर्स लगाएगा स्ट्रिंग पे। एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन ऑलवेज होगा। कोई बॉडी किसी बॉडी पे जितना बड़ा फोर्स लगाएगा, दूसरा बॉडी पहले वाले बॉडी पे उतना ही बड़ा फोर्स लगाएगा, बट डायरेक्शन जस्ट। इस ब्लॉक पे अगर स्ट्रिंग का सेकेंड पार्ट अगर ये टेंशन लगा रहा है तो यहाँ पे तो लगेगा, करेक्ट। और ए और ए आपस में क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा। बोलिए, सेकेंड पार्ट का स्ट्रिंग आपका मोशन में है या रेस्ट में है? पूरा स्ट्रिंग ही रेस्ट में था, पूरा स्ट्रिंग ही क्या है? तो उसका हर सेक्शन रेस्ट में है। तो क्या दिस फोर्स इक्वल टू दिस फोर्स बोल सकते हैं? करेक्ट, हाँ या ना? तो भाई ये जो टेंशन था वो ब्लॉक के इस पॉइंट पे लग रहा था, और वो किसके बराबर हो गया? यहाँ के टेंशन का मैग्नीट्यूड के बराबर। तो यहाँ का टेंशन का मैग्नीट्यूड और यहाँ का टेंशन का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है या सेम है? और एक कहाँ पे लिए हैं? ए पॉइंट कितना डिस्टेंस पे है नहीं पता, मतलब ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था, कहीं भी हो सकता था, इसलिए मैंने आर्बिट्रेरी ले लिया। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि आइडियल स्ट्रिंग के केस में ईच एंड एवरी पॉइंट पे, चाहे वो उसका एंड पॉइंट हो या बीच का कोई पॉइंट हो, कहीं भी टेंशन का मैग्नीट्यूड डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा। बट व्हाट अबाउट डायरेक्शन? सर डायरेक्शन नहीं बता सकते हैं एग्जैक्टली। डायरेक्शन बताने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि जिस पॉइंट के पे आप मुझे डायरेक्शन टेंशन का पूछ रहे हैं, उसका ऊपर के सेक्शन पे पूछ रहे हैं या नीचे के सेक्शन पे, करेक्ट ना? लेकिन हर पॉइंट पे, स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे टेंशन ऑलवेज कपल के फॉर्म में होता है, ऊपर भी लग सकता है और नीचे भी लग सकता है, करेक्ट। मुझे वो F1 है, इसका डायरेक्शन समझ नहीं आया। फर्स्ट पार्ट देखिए, इसको गायब कर दीजिए, इसको गायब कर दीजिए, ये रेस्ट में है ना, बट इसको तो खींच रहा था कौन? टेंशन का फोर्स लगाकर इस सेकंड वाला पार्ट स्ट्रिंग, तो इसको तो नीचे आ जाना चाहिए था। रोक के कौन रख रहा है? ऊपर का, करेक्ट। तो ये भी तो कोई फोर्स लगाएगा। यहाँ पे मान लेते कोई हुक रहा होगा, यहाँ पे स्ट्रिंग फंसा हुआ है, करेक्ट। तो ये सरफेस लगाया इस पे एक फोर्स, तो सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन नहीं आएगा। नॉर्मल रिएक्शन तो कह सकते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स टाइप का, लेकिन इसको फोर्स भी वाला डायरेक्टली बोल सकते हैं, ठीक है। तो फोर्स अगर बोल रहे हैं तो नॉर्मल रिएक्शन भी हो सकता है, कॉन्टैक्ट में ही है, करेक्ट। उसको आप कॉन्टैक्ट फोर्स भी बोल सकते हैं। हो गया?
यहाँ तक क्लियर हुआ? जस्ट एक सिंपल सा मैं प्रूफ दे रहा था, जो स्टेटमेंट मैंने बोला था उसको मैंने प्रूफ करने की कोशिश किया। एक लाइन में तो लास्ट कंक्लूजन आइडियल स्ट्रिंग के लिए। इफ अ स्ट्रिंग इज आइडियल स्ट्रिंग, कंक्लूजन लिखिए तो एक लाइन का। इफ अ स्ट्रिंग इज आइडियल स्ट्रिंग, तो ब्रैकेट लिखिएगा मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। देन सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन एट ईच एंड एवरी पॉइंट, लिखते जाइए, उसके आगे भी कुछ बोलूंगा। देन सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन एट ईच एंड एवरी पॉइंट, even if a string is in rest or in motion, even if a string is in rest or in motion, इसमें एक अलग टर्म मैंने लगा दिया, मतलब स्ट्रिंग रेस्ट में हो या समटाइम्स स्ट्रिंग एक्सेलरेटेड भी हो सकता है। क्या हो सकता है? फिर भी वहाँ पे स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहेगा। तो रेस्ट का तो मैंने प्रूफ कर दिया। अभी हम लोग इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहे हैं। जब एक स्ट्रिंग एक्सेलरेटेड भी रहेगा और अगर वो आइडियल स्ट्रिंग है तो वहाँ भी मैं एक बार प्रूफ कर दूंगा, ठीक है? मतलब मुझे याद रहेगा। अब एक मेरा बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आज का सबसे आसान क्वेश्चन। आइडियल स्ट्रिंग है, ठीक है? ये मैं हर बैच में पूछता हूं। और स्ट्रिंग के दोनों किनारे पे इधर से 10 न्यूटन और इधर से 10 न्यूटन, और स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है स्टूडेंट? और ए एंड बी द दो किनारा ऑफ स्ट्रिंग, करेक्ट? मतलब कोई एक स्ट्रिंग है, ऐसे खींच रहे हैं और इक्वल फोर्स लगाकर, इधर भी 10 न्यूटन और इधर भी, तो स्ट्रिंग में टेंशन कितने न्यूटन का, ये आपसे क्वेश्चन है। और जो भी आपको मन में आता है, अभी मत सोचिए कि गलत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। कितने न्यूटन का टेंशन रहेगा ये बताइए तो स्ट्रिंग स्ट्रेचिंग मोड में आएगा? भाई खींच रहे हैं, राइट? एक स्ट्रिंग को लेकर ऐसे खींच रहे हैं, राइट? कितने न्यूटन का टेंशन इसमें रहेगा? ऑनलाइन स्टूडेंट भी आंसर दे सकते हैं, मैं सुन रहा हूं। क्या नाम है आपका? बोलिए। जो आपको फील होता है बोलिए। जैसे एक स्टूडेंट बोले 0 न्यूटन, देखिए एक मिनट सोचे, कितना छोटा क्वेश्चन में आप लोगों को फंसाया जा सकता है, राइट? समझ रहे बात को? अब समझे कि मुझे दोबारा क्यों पढ़ाने का रिक्वायरमेंट है? मतलब लॉजिकल, मतलब अगर ये छोड़ देते कि नहीं आप लोग को उस टॉपिक कवर हो गया है, छोड़ देंगे तो कमाल कर दीजिएगा। 0 न्यूटन और 20 न्यूटन, मतलब आपका बोलने का सेंस है कि स्ट्रिंग को खींच रहे हैं और स्ट्रिंग ढीला है। 0 न्यूटन बोले का मतलब यही ना, टेंशन 0 का मतलब क्या? स्ट्रिंग स्लैक हो गया, लूज पड़ गया। मतलब इस भाई आपका जो डे टू डे लाइफ है उसे मैच ही नहीं कर रहा है। किसी स्ट्रिंग को ऐसे खींच रहे हैं अब बोल रहे हैं स्ट्रिंग ढीला है। 0 न्यूटन बोलने का मतलब क्या होता है? स्ट्रिंग को स्लैक होने का कंडीशन क्या है? टेंशन बिकम 0। तो इसको खींच रहे हैं, बोल रहे हैं टेंशन 0। ये क्या आपका डे टू डे लाइफ जो आपका फिजिकल
वर्ल्ड का लाइफ है उससे मैच किया नहीं किया, तो पहला तो जीरो तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपने जीरो किस लिए बोला, मैं उसे समझ में आ गया सर, ये 10 और 10 तक काउंटर कर देगा ना, तो नेट फोर्स तो जीरो हो गया। तो मैं आपके इमोशन को समझ रहा हूँ कि जीरो आप क्यों बोल रहे हैं, और ये भी समझ रहा हूँ कि सर 10 और 20 कर दीजिए राइट। टेंशन का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव होगा? डायरेक्शन तो आप बोल ही नहीं सकते हैं, किसी पॉइंट पे डायरेक्शन के लिए आप श्योर हैं? जब तक कौन सा पार्ट है पूछ रहे, नहीं पूछेंगे तो करेक्ट। बोलिए, अभी आपको टाइम दिया रहा है। करेक्ट आंसर इज 10 न्यूटन। करेक्ट आंसर इज व्हाट? वही तो प्रूफ करेंगे, बीच में छोड़ेंगे नहीं, घबराने की बात नहीं है। लेकिन नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग था राइट। अरे मैं हर बैच में पूछता हूँ, कुछ होता है टीचर का अपना कलेक्शन। देखिए मैं चैप्टर को बहुत जीरो लेवल से लेकर चलता हूँ। ये मेरा अपना फिजिक्स पढ़ाने का मतलब, जनरली जो इतना 10 साल से काम कर रहा हूँ तो जनरली मैं केमिस्ट्री के टीचर के नाम से फेमस हो गया हूँ। बट डे 1 से मैं 2010 5 अक्टूबर 2010 से दोनों, खैर 5 अक्टूबर 2010 में तो मैं तीनों सब्जेक्ट पढ़ाता था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ऑल सब्जेक्ट। लेकिन उस मैथ बाद में छोड़ दिया, बट फिजिक्स केमिस्ट्री उसी टाइम से पढ़ा रहा हूँ। बट फिजिक्स के साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि फिजिक्स थोड़ा टान है, डिफ़िकल्ट है, तो बच्चे को उतना लेने एक्सेप्ट करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी होता है। मैथमेटिकल माइंड चाहिए। अब जो साइन 210 का वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं, देन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बट वो तो बीच में ही मैं सिखाता हूँ। आज जितना मैथमेटिकल टूल में पढ़ाता हूँ, उससे ज़्यादा कहीं पे लग रहा है, उतना से मेरा काम चल जाएगा। तो मेडिकल वालों के लिए भी अच्छा है। और फिजिक्स का क्लास को मैं ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू केमिस्ट्री क्लास, क्योंकि इसमें दिमाग खर्च होता है राइट। तो एक्चुअल में यहाँ पे, और लेकिन ये बात कब रहेगा आइडियल स्ट्रिंग के लिए, तो मुझे प्रूफ क्या कर देना है कि इस स्ट्रिंग के हर ईच एंड एवरी पॉइंट पे कितना फोर्स, 10 न्यूटन। तो अभी तो सिखाए थे कि जब ऐसा कन्फ्यूजन रहेगा तो कहीं पे एक पॉइंट मान लीजिएगा। तो मान लेते हैं कि मैंने एक पॉइंट ले लिया ए, और इस सेक्शन को मान लेते हैं पार्ट 1 फर्स्ट पार्ट, और इस सेक्शन क्या मानते हैं सेकेंड पार्ट, करेक्ट है ना। और फर्स्ट पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इसको कोई पॉइंट पी मान लीजिए। अब पॉइंट पी स्ट्रिंग के किस पॉइंट पे मान रहे हैं नहीं पता है, कहीं भी मान लिया। और ए फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ फर्स्ट पार्ट, तो इस पार्ट पे एक एक्टिंग फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था, है ना, और कितना 10 न्यूटन। और इस पॉइंट पे कौन फोर्स लगा रहा है, इस पार्ट को तो हम लोग पकड़ के खींच रहे होंगे 10 न्यूटन, वो मैंने दिखा दिया। और ए यहाँ से यहाँ तक इस पार्ट का ही फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। इसके इस पॉइंट, इस पार्ट पे ये स्ट्रिंग फोर्स लगाएगा, और फोर्स कौन सा रहेगा, टेंशन का फोर्स। स्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग पे भी टेंशन का फोर्स लगाएगा। स्ट्रिंग का एक पार्ट स्ट्रिंग के दूसरे पार्ट पे भी कौन सा फोर्स लगाएगा, टेंशन का फोर्स लगाएगा राइट। अब उसको कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं बोलेंगे सर, कॉन्टैक्ट में इसलिए नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रेचिंग फोर्स। कौन सा फोर्स, रबर को कैसे खींचते हैं। तो ऐसा ही कॉन्सेप्ट मैं स्प्रिंग में भी लेकर आऊँगा, सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, टेंशन ऑन पार्ट 1 ड्यू टू 2। और ए स्ट्रिंग मोशन में था या रेस्ट में था, क्योंकि दोनों तरफ आप क्या इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम में है। तो अगर ये पूरा यहाँ ए से बी तक इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ए से बी का कोई भी पार्ट भी इक्विलिब्रियम में रहेगा। इसका मतलब है कि पी से बी भी इक्विलिब्रियम में है। तो क्या बोल सकते हैं, राइटवर्ड फोर्स इक्वल टू लेफ्टवर्ड फोर्स। इसका मतलब सारे फोर्स का कंपोनेंट अगर राइटवर्ड डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लेते हैं, तो एफ लिखिएगा, और इसका कंपोनेंट क्या लिखिएगा, रिजॉल्व कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्स इन हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड डायरेक्शन। तो मेरा रिक्वायर्ड डायरेक्शन यह है, तो इसका इसके साथ एंगल कितना 0। अभी थोड़ा वेक्टर का भी रिवीजन करते हैं कंपोनेंट रिजॉल्व करने का। और इसका इसके साथ एंगल 180, तो क्या लिखेंगे, T1 180 का मैग्नीट्यूड cos 180, तो हो जाएगा माइनस। तो T12 इक्वल टू व्हाट, एफ इक्वल टू कितना न्यूटन, 10 न्यूटन। करेक्ट है ना, ठीक है। तो आज के बाद किसी आइडियल स्ट्रिंग को के दोनों किनारों के अगर फोर्स लगाकर, इक्वल फोर्स लगाकर अगर स्ट्रेच करते हैं,
तो उसका ईच एंड एवरी पॉइंट पे डिफरेंट फोर्स रहेगा या सेम फोर्स रहेगा, और वो किसके बराबर रहेगा, जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो, अगर वो किस में है, इक्विलिब्रियम में है। लेकिन लगता कैसे है देखने में, लगता है कि या तो 0 न्यूटन नहीं तो 20 न्यूटन, बट करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 10 न्यूटन। ठीक है, समझ में आ गया एवरीवन? तो सबसे बड़ा रोल है कि हाउ टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम करेक्टली, और फ्री बॉडी डायग्राम के लिए स्ट्रिंग के अंदर भी हम लोग उसको ब्रेक करके फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास कल है, तो आप लोग HC भी आप लेकर आया कीजिए, वहाँ से भी कोई भी प्रॉब्लम मैं उठा सकता हूँ इक्विलिब्रियम का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू स्टूडेंट।